अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने शुरू करना है नर्सिंग रिसर्च का। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मुझे चैट में आप बताओ कि आवाज़ आ रही है, क्लियर है? नर्सिंग रिसर्च जो है वो 3 क्रेडिट का कोर्स है। इसके टोटल 100 मार्क्स होते हैं। 10 इंटरनल असेसमेंट की और 90 आपका एग्जाम होता है, जिसमें से 45 होते हैं ऑब्जेक्टिव और 45 का आपका सब्जेक्टिव का पेपर होता है। अभी थोड़ी देर तक लेक्चर अपलोड हो जाएगा, फिर हम नर्सिंग रिसर्च का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग रिसर्च। अभी 2 मिनट आप वेट कर लो।
स्लाइड शो हो रही है सबको? आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के जो है वो है रिसर्च को डिफाइन करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे नर्सिंग रिसर्च को, और उसके बाद उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, पर्पस के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, स्कोप बताएंगे नर्सिंग रिसर्च का, और रोल ऑफ नर्स इन रिसर्च, और डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को। अभी हम वन बाय वन करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आए वहाँ पे आप मुझे चैट में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूंगी। रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च है क्या? सिस्टमैटिक इंक्वायरी यूजिंग डिसिप्लिन मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम। रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। सिस्टमैटिक मीन्स कि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, रैंडमली या हम ऐसे नहीं चलते, इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं वन बाय वन। ये नहीं कि दूसरे स्टेप को पहले फॉलो कर लिया, पहले स्टेप को बाद में फॉलो कर लिया, इस तरह से नहीं करते। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम, और डिसिप्लिन मेथड है, और कुछ मेथड्स हैं जिनको हम लेके माइंड में तो रिसर्च करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिस्टमैटिक इंक्वायरी मीन्स, इंक्वायरी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करना, पूछना, वजह तलाश करना, ये सारी चीजें। तो रिसर्च भी यही है। क्लियर? नर्सिंग रिसर्च क्या है? पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो जर्नल रिसर्च की डेफिनेशन थी। नर्सिंग रिसर्च क्या है? सिस्टमैटिक इंक्वायरी to develop knowledge about issues of importance to the nursing profession। नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, जिन चीज़ों पे हम रिसर्च करेंगे, वो उसकी सिस्टमैटिक इंक्वायरी को रिसर्च कहते हैं। मीन इसमें नर्सिंग प्रोफेशन जो आ जाएगा, उसमें हम जिसके बारे में रिसर्च करेंगे वो नर्सिंग रिसर्च होगी। क्लियर? रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च में डिफरेंस सिर्फ नर्सिंग का आ गया, बाकी सारी डेफिनेशन और बाकी सारा जो मेथड हम यूज करते हैं वो सेम ही है। मीनिंग क्या है नर्सिंग रिसर्च के? N stands for nurturing client। नर्चरिंग क्लाइंट मीन्स क्लाइंट की ग्रोथ के लिए इसमें हम वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिनसे हम क्लाइंट केयर को इम्प्रूव कर सके। क्लाइंट को जो केयर दी जाएगी, जो नर्सिंग केयर दी जाएगी, उन चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके ऊपर रिसर्च करके उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो इस तरह से क्लाइंट की जो केयर होगी वो इम्प्रूव होगी। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स विथ एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स क्लाइंट की जगह पे खुद को रख के, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखना, कि क्लाइंट को समझना कि उसको कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट विद एम्पैथी, कि क्लाइंट की जगह पे अपने आप को रख के देखना, उसकी प्रॉब्लम्स को फील करना ऐसे ही जैसे कि क्लाइंट को फील हो रही है। आर्ट फॉर रिव्यूइंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम टू सिलेक्ट प्रायोरिटी। फिर क्लाइंट, एक क्लाइंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, मुझे कहा है कि दोबारा बता दें। मीनिंग से दोबारा बताना है। एंड फॉर नर्चरिंग क्लाइंट, नर्चरिंग मतलब
क्लाइंट की ग्रोथ के लिए इस रिसर्च हम करते हैं कि क्लाइंट को जो प्रॉब्लम आएगी उनको सॉल्व करना ताकि क्लाइंट की इम्प्रूवमेंट हो सके। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट विद एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स के क्लाइंट की जगह पे अपने आप को रख के देखना कि क्लाइंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं। तो जब हम क्लाइंट की जगह अपने आप को रखेंगे तो हम और बेहतर तरीके से उसको पेश आने वाली प्रॉब्लम्स में वो फील कर सकेंगे और यहाँ अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आर्ट फॉर रिव्यूइंग क्लाइंट प्रॉब्लम टू सिलेक्ट प्रायोरिटी। अब जब हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है या कम्युनिटी में यहाँ पे क्लाइंट का वर्ड यूज किया गया है, मोस्टली कम्युनिटी में जो है वो क्लाइंट का वर्ड यूज करते हैं, वहाँ पे पेशेंट का वर्ड यूज नहीं किया जाता। तो एक क्लाइंट या पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर हमने आपने नैडा में भी पढ़ा होगा कि एक से ज़्यादा डायग्नोज बनाए जाते हैं। फिर उन डायग्नोज में जो प्रायोरिटी वाला डायग्नोज होता है उसके ऊपर काम किया जाता है। सेम लाइक यहाँ पे भी क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को रिव्यू करेंगे, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको के सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। एज फॉर सिस्टमेटिकली प्लान नर्सिंग प्रोटोकॉल्स। जब हमने उसकी आर में प्रायोरिटी सेट कर ली कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे, नर्सिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो प्लान करेंगे और सिस्टमेटिकली मीन स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद डायग्नोज बनाएंगे। जिस तरह नैंडा में आपने देखा कि वो सिस्टमेटिकली आप चलते हो, उसके जो 5 स्टेप्स हैं आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो। इसी तरह से हम रिसर्च में भी ऐसे ही करते हैं, ये नहीं कि डायग्नोज को पहले ले आए, पहले आपकी असेसमेंट आती है देन आपका डायग्नोज आता है। तो इधर भी हम ऐसे ही करते हैं, सिस्टमेटिकली प्लान करते हैं नर्सिंग प्रोटोकॉल्स को। आई आई इंटरवेंशंस आर बेस्ड ऑन रैशनल। आई में क्या करते हैं, हम इंटरवेंशन करते हैं जो कि बेस की गई होती हैं रैशनल के ऊपर। उनके पीछे कोई ना कोई रैशनल होता है, वो इलॉजिकली इंटरवेंशंस नहीं होती, बेस्ड ऑन सम लॉजिक्स होती हैं। एंड नीड फॉर मोर नर्सिंग थेरीज। इसमें हम आगे हम जब हम रिसर्च पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसमें कुछ चीज़ों में हम थेरीज को जनरेट करते हैं और कुछ नर्सिंग रिसर्च में हम थेरीज को टेस्ट करते हैं। तो एन स्टैंड फॉर नीड फॉर मोर नर्सिंग थेरीज आ जाएगा। जी, जनरलाइज रिसर्च फाइंडिंग आर अप्लाइड। तो जब रिसर्च की फाइंडिंग आ जाती है हमारे पास तो हम उन फाइंडिंग्स को फिर जनरलाइज कर देते हैं। रिसर्च तो हम कुछ लोगों पे करते हैं ना, सारे लोगों के ऊपर नहीं करते। तो नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट जब हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे जनरलाइज करते हैं। एक हमारे पास होती है स्टडी पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, उससे जो रिजल्ट्स आते हैं फिर वो हम टोटल सारी पॉपुलेशन के ऊपर हम रिजल्ट्स को अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैं अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहूँ तो मेरी एक्सेस में सिर्फ आप लोग हो, तो मैं आप लोगों के ऊपर रिसर्च करूंगी और आप लोगों की जो फाइंडिंग्स आएंगी किसी भी टॉपिक के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर ले लो, तो मैं उसको बाकी सारे फाइनल ईयर के जितने भी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर वो जनरलाइज कर दूंगी।
कि हाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को स्ट्रेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो इस वाले प्रोसेस को कहते हैं जनरलाइज करना। क्लियर? हाँ जी, इस वाली स्लाइड में अगर कोई इशू है तो आप मुझे चैट में बता दो, मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूँ। आ रही है अब आवाज़? चलो ये गाइस क्लियर है। नेक्स्ट रिसर्च। पहले जो हमने प्रीवियस पढ़ा वो नर्सिंग का था, अब हम पढ़ रहे हैं टोटल मीनिंग ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो पहले जो थे वो नर्सिंग को हमने डिफाइन किया था, अब हम रिसर्च को डिफाइन करेंगे। रिसर्च आर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। इसमें हम रैशनली चलते हैं चीज़ों को लेके, इरैशनल नहीं चलते। एक्सप्लोरेटरी, evaluative एंड एक्सपेरिमेंटल। ये रिसर्च की टाइप्स हैं। ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो आप यूनिट पढ़ोगे उसमें मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगी कि इसमें क्या किया जाता है। एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, एक evaluative रिसर्च है और एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इसको हम पढ़ेंगे फर्दर। एस सर्वे इज टू सर्च फॉर फैक्ट। इसमें हम सर्वे करते हैं। सर्वे क्या होता है? सर्वे में हम बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन फिल करा के उनका ओपिनियन लेते हैं। प्री प्लान क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चनर के ऊपर और वो हम लोगों को देते हैं। फिर लोग जो है वो फिल करके हमें वापस कर देते हैं, तो इसको सर्वे कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस सर्वे की बेस्ट एग्जाम्पल, जब डेंगू आया था तो घरों घरों में वो लोग आते थे पूछने के लिए कि पानी तो नहीं खड़ा, गमले रखे हैं, ये इस तरह के उनके पास कुछ क्वेश्चन थे और वो आके घर वालों से पूछते थे। तो ये सर्वे की एक एग्जाम्पल है। रिसर्च में भी हम सर्वे करते हैं फैक्ट्स को जानने के लिए, उनकी सर्च के लिए। टी फॉर एम्पेरिकल। एम्पेरिकल क्या होता है? एम्पेरिकल होता है जो हम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन या अपनी सेंसेस के बेस्ड ऑन आवर फाइव सेंसेस जो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो एम्पेरिकल होता है। इसका लॉजिक से कोई लेना देना होता भी है यहाँ पे? नहीं भी होता। लाइक एम्पेरिकल की बेस्ट एग्जांपल है कि जो हम डायरिया में मेट्रोनाइडाजोल देते हैं, तो वो तो एक एंटी एमेबिक है, लेकिन उसका डायरिया के साथ कोई लॉजिकली लिंक नहीं बनता। लेकिन एम्पेरिकल डाटा से हमें ये प्रूफ मिला कि जो एंटी एमेबिक है वो डायरिया में इफेक्टिव है। मतलब बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे पास डाटा आया, जिसको कहते हैं एम्पेरिकल डाटा। क्लियर? क्या चीज़ क्लियर नहीं है? आप साथ में वो पॉइंट भी लिख दिया करो। नॉट सो क्लियर तो अब इसमें इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं, तो आप पूरा साथ में लिखा करो कि क्या चीज आपको क्लियर नहीं है। अभी तक जितना पढ़ा वो मैं रिपीट कर देती हूँ। आर्ट फॉर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रिसर्च में हम रैशनली सोचते हैं। ई में उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, एक्सप्लोरेटरी, एवेलुएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। ये हम फर्दर पढ़ेंगे। एस में आ जाता है कि सर्वे करते हैं रिसर्च के लिए।
फैक्ट्स को जानने के लिए E फॉर एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मीन बेस्ड ऑन 5 सेंसेस। ए फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर जब हमने सर्वे करके डाटा गैदर कर लिया तो ए में आके उसका एनालाइज करते हैं, उस डाटा को हम डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं तो उसकी हेल्प से हम डाटा को एनालाइज करते हैं। आर फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज एसेंशियल, तो इसमें हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक पूरा टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है। अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो पहले रिसर्च हुई हुई होती है उससे हम जो चीज़ें लेते हैं उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। तो रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक तो अपनी फाइंडिंग्स होती हैं, अपने रिजल्ट्स होते हैं, उनको हम जो पहले रिसर्च हो चुकी होती है उसकी फाइंडिंग से कंपेयर करते हैं कि ये वाले हमारे रिजल्ट हैं, ये बेटर है पिछली वाली रिसर्च से, यहाँ के वर्स्ट हैं। दोनों सूत्रों में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। सी, कंफर्म फैक्ट्स आर कम्युनिकेटेड, इसमें फिर जो हमारे पास कंफर्म रिजल्ट आ जाते हैं उसको हम कम्युनिकेट करते हैं सारे लोगों के साथ। लाइक जैसे हम पब्लिकेशन करा लेते हैं तो रिसर्च के बाद पब्लिकेशन जो है वो ज़रूर करानी चाहिए ताकि लोगों को आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स के बारे में पता चले। एच, हाई स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग इज अश्योर्ड, तो नर्सिंग के जो हाई स्टैंडर्ड हैं उनको श्योर किया जाता है, इसके लिए हम रिसर्च करते हैं। क्लियर ये स्लाइड? अब आ जाती हैं जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि नर्सिंग रिसर्च की हम टाइप्स जो है वो पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो रिसर्च में बी क्लासिफाइड बाय पर्पस, अब इसके डिफरेंट हम इसकी सब डिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है पर्पस के हिसाब से हम रिसर्च को किन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, तो टोटल 7 है। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, evaluative रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ये रिसर्च की टाइप है जिनको हम क्लासिफाइड करते हैं बाय पर्पसेस। फिर मेथड के अकॉर्डिंग भी रिसर्च को डिवाइड किया जाता है, उसकी डिवीजन में आ जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब हम डिटेल पढ़ते हैं पर्पसेस के हिसाब से जो रिसर्च की डिवीजन है उसकी। रिसर्च, basic research, it involves the process of collecting and analyzing data or information to develop or enhance theories. अब आपने पहले नर्सिंग थेरीज का पढ़ा होगा, सब्जेक्ट में पढ़ रहे होगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि बहुत सारी डिफरेंट थेरीज हैं जो लोगों ने बनाई हुई है। बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, उन थेरीज के ऊपर काम करते हैं, उन थेरीज के प्रोसेस क्या, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा और इंफॉर्मेशन टू डेवलप और एनहांस थेरी। यहाँ तो हम जो रिसर्च करते हैं उसके एंड पे एक थेरी बना देते हैं, यहाँ जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं अपनी रिसर्च की बेस पे। तो बेसिक रिसर्च में क्या करते हैं, या तो थ्योरी को डेवलप करते हैं या जो पहले से एग्जिस्ट शुदा थ्योरी है उसको मॉडिफाई करते हैं।
In its pursuit form, basic research is conducted solely for the purpose of theory development and refinement. तो बेसिक रिसर्च का पर्पस तो क्या है, वो सिर्फ यही है थ्योरी को डेवलप करना और उसको रिफाइन करना। ये किसके लिए हम टाइप पढ़े हैं रिसर्च की पर्पस के अकॉर्डिंग, तो इसका पर्पस क्या है बेसिक रिसर्च का, थ्योरी की डेवलपमेंट और थ्योरी की रिफाइनमेंट, बस। क्लियर? Basic research advances fundamental knowledge about the human world. बेसिक रिसर्च क्या करती है, फंडामेंटल नॉलेज को ह्यूमन वर्ल्ड की एडवांस कर देती है। मतलब जब हम थ्योरी को रिफाइन करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तो फंडामेंटल नॉलेज भी क्या होगी, एडवांस होगी। इट फोकस ऑन रिफ्यूटिंग, रिफ्यूटिंग का मतलब होता है डिसअप्रूव, और सपोर्टिंग थेरीज दैट एक्सप्लेन हाउ दिस वर्ल्ड ऑपरेट। तो हमारी रिसर्च यहाँ तो जो थ्योरी को हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी फेवर में जाएगी, उसके रिजल्ट या फिर उसको डिसअप्रूव कर देगी कि नहीं, ये वाली थ्योरी जो बता रही है चीजें वैसी नहीं है। हमारी रिसर्च जो है वो दोनों तरीके से थ्योरी को टेस्ट करेगी, डिसअप्रूव भी कर सकती है और उसको अप्रूव भी कर सकती है। What makes things happen, why social relations are a certain way, and why society changes. तो theories में mostly social changes को इस तरह से होता है, लाइक अगर हम देखें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी, तो उसमें उसने एनवायरनमेंट के ऊपर बात की है। तो अगर हम कोई रिसर्च करें उस कंपोनेंट के ऊपर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी के, तो एट द एंड जो हमारे रिजल्ट आएंगे, या तो वो उसकी रिसर्च को प्रूव करेंगे, फेवर करेंगे कि हाँ पेशेंट का और एनवायरनमेंट का आपस में जो है वो पेशेंट की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट एनवायरनमेंट का होता है या फिर नहीं होता। तो इस तरह से बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, यहाँ तो थ्योरी को अप्रूवल दे देते हैं रिसर्च की बेस पे, या फिर उसको डिसअप्रूव कर देते हैं। Basic research is the source of most new scientific ideas and ways of thinking about the world. तो बेसिक रिसर्च जो है वो साइंटिफिक आइडियाज का सोर्स है, न्यू साइंटिफिक आइडियाज देते हैं और डिफरेंट वे से हम चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं बेसिक रिसर्च में। ओके, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बेसिक रिसर्च की। बेसिक रिसर्च सबको क्लियर हो गया ना कि इसमें हम थ्योरी को टेस्ट करेंगे या थ्योरी को रिफाइन करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सबको स्लाइड मूविंग नजर आ रही है ना, और मेरी आवाज भी क्लियर है? ओके, एग्जांपल बेसिक बेसिक रिसर्च की थ्योरी की है ये। फॉर एग्जांपल जीन पिजेट कंडक्टेड अ रिसर्च ऑन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ ऑल चिल्ड्रन।
In this research, he gave a new theory that children learn something new in each passing stage. He said that child's habits get mature and fixed what he learned in formal operational stage, which is the last learning stage. तो जीन पेजेट ने रिसर्च कंडक्ट की थी चिल्ड्रन की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के ऊपर और उसने जो थ्योरी बनाई थी उसने क्या कहा था कि हर पासिंग स्टेज में जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ न्यू सीखते हैं और उनकी हैबिट्स जो है वो मैच्योर होती जाती हैं लेकिन वो क्या करते हैं फिक्स व्हाट ही लर्न इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज व्हिच इज द लास्ट लर्निंग स्टेज और आखिरी स्टेज पे आके उनकी वो जो हैबिट्स हैं वो मैच्योर हो जाती हैं फिक्स हो जाती हैं ये एग्जांपल थी एक थ्योरी की जो कि रिसर्च के बाद जनरेट की गई मतलब बेसिक रिसर्च की गई और उसके बाद ये वाली थ्योरी जो थी वो जीन पिजेट ने डेवलप की थी तो हम बेसिक रिसर्च में यही पढ़ रहे हैं कि यहाँ तो एट द एंड रिसर्च में थ्योरी बना दी जाती है या फिर पहले वाली एग्जिस्टिंग थ्योरी को रिफाइन कर लिया जाता है क्लियर सबको ओके नेक्स्ट इसकी जो सेकेंड एग्जाम्पल थी वो थी अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं अप्लाइड रिसर्च और प्रैक्टिकल रिसर्च इसका सेकेंड नेम प्रैक्टिकल रिसर्च भी है या तो आपको अप्लाइड रिसर्च के नाम से क्वेश्चन आ सकता है या फिर प्रैक्टिकल रिसर्च से तो दोनों का जो मतलब है वो सेम ही है इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन conducted to generate knowledge that will directly influence or improve clinical practice अब बेसिक रिसर्च में क्या किया जाता था थ्योरी के ऊपर काम किया जाता था रिसर्च के एंड में या तो थ्योरी जनरेट की जाती थी या थ्योरी डिफाइन की जाती थी अप्लाइड रिसर्च में क्या है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर इसमें हम रिसर्च करके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं The purpose of applied research is to solve problems, make decisions, or predict control outcome in real life practice situation. मतलब इसमें हम रियल लाइफ प्रैक्टिस सिचुएशन में जो चीजें जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो डिसीजन हम करते हैं उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है और प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके चला जाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है लाइक टेस्टिंग इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट इज अप्लाइड रिसर्च हम इसमें डिफरेंट इंटरवेंशन करते हैं या डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं लाइक हम कहें कि पहले कहते थे कि डिस्प्रिन जो है वो हेडेक के लिए बेस्ट टैबलेट है लेकिन अब हम कहते हैं कि पैनाडोल बेस्ट टैबलेट है तो ये जो वाली रिसर्च की गई ये कौन सी रिसर्च है ये अप्लाइड रिसर्च है जिसमें हमने प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व किया इंटरवेंशन करके या फिर ट्रीटमेंट दे के क्लियर बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का डिफरेंस समझ में आ गया यहाँ पे आपको अप्लाइड research is for industries or government by universities or by specialized research laboratories or institutions. अप्लाइड रिसर्च कहाँ पे कंडक्ट करते हैं मोस्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे कि अभी कोरोना आया हुआ है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो रिसर्च कंडक्ट करती हैं वो अप्लाइड रिसर्च में research always for development purpose it is generally referred to as research and development तो अप्लाइड रिसर्च को रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है इसकी एब्रीविएशन है आर एंड डी
अप्लाइड रिसर्च का एम क्या है? एम एट सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने कहा कि अब आजकल जो कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना के ऊपर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो डिफरेंट रिसर्च कर रही हैं या वैक्सीन बनाने के ऊपर जो काम हो रहा है, तो ये सारा अप्लाइड रिसर्च के अंदर आता है। तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसका मकसद होता है। एस्टैब्लिशिंग पॉलिसी प्रोग्राम दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव सोशल लाइफ। यहाँ पे पॉलिसी बनाना मतलब एट द एंड बहुत सारी चीज़ों को हम सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे इसके भी प्रोटोकॉल्स बने कोरोना के 1 फीट है वो डिस्टेंस रखना है, 6 मीटर डिस्टेंस रखना है और सैनिटाइज करना है हाथों को। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, अप्लाइड रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें हैं। क्लियर? आप मुझे चैट में बता दिया करो कि क्लियर हो गया, ताकि मैं नेक्स्ट जो है वो फिर स्लाइड मूव करूँ। अभी तक हमने 2 रिसर्च पढ़ी है टाइप, जो कि हम पढ़ रहे हैं पर्पस के अकॉर्डिंग। हम रिसर्च को कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टोटल 7 थी। फर्स्ट थी बेसिक रिसर्च, सेकेंड थी अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च में हमने पढ़ा कि की जाती है थ्योरी को डेवलप करने के लिए या फिर थ्योरी को रिफाइन करने के लिए। और अप्लाइड रिसर्च में हमने पढ़ा कि ये जो है वो क्या होता है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन किया जाता है और रियल लाइफ या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च की जाती है। और अप्लाइड रिसर्च का सेकेंड नेम जो है वो क्या है, प्रैक्टिकल रिसर्च। अब हम थर्ड टाइप पढ़ने लगे हैं, जो कि है एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी भी कहते हैं इसको, यहाँ पे फॉर्मुलेटिव भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी जो हमने अभी नर्सिंग रिसर्च में इसको एक्सप्लेन किया था, एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी एवेलुएटिव रिसर्च। तो ये वही वाला ही है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? इज रिसर्च conducted for a problem that has not been studied more clearly, intended to establish priorities, develop operational definitions, and improve the final research design। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जाती है जो कि पहले से क्लियरली स्टडी नहीं की गई होती। मतलब उसके ऊपर रिसर्च तो हुई होती है लेकिन वो क्लियर नहीं होती, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी हमें नहीं मिला होता, तो हम उस चीज़ को लेके दोबारा से रिसर्च करते हैं। लाइक अगर अभी कोई कोरोना की वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो जाए और वो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि मिस होंगे, तो उसके ऊपर अगर दोबारा कोई दूसरा बंदा रिसर्च करे तो वो क्या होगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। Exploratory research helps determine the best research method, data collection method and selection of subjects। तो क्योंकि ये दोबारा की जाती है इसलिए ये क्या करती है, ये हेल्पफुल होती है कि इसमें बेस्ट रिसर्च डिजाइन यूज होगा, बेस्ट डाटा कलेक्शन मेथड यूज होगा और सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो लोग जिनके ऊपर रिसर्च की जाती है, तो उनको हम कहते हैं सब्जेक्ट्स। तो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो भी बेस्ट होनी चाहिए इसमें। बस क्या है इसके, टू जनरेट न्यू आइडियाज, इसमें न्यू आइडियाज जनरेट किए जाते हैं। टू इंक्रीज द रिसर्चर फेमिलियरिटी विद द प्रॉब्लम, फेमिलियर हो जाते हैं प्रॉब्लम के साथ जो रिसर्चर हैं। टू मेक प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रिसाइज क्लियर कर दिया जाता है, मतलब वो मोर क्लियर हो जाती है। तो पहले से चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, उन्हीं चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है। टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट, तो कंसेप्ट को क्लेरिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। टू डिटरमाइन वेदर इट इज फिजिबल टू अटेम्प्ट द स्टडी, और ये भी पता चलाया जाता है क्या कि दोबारा अटेम्प्ट करना फिजिबल है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज जो फिजिबल अकॉर्डिंग टू टाइम मनी या रिसोर्सेज नहीं होती, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में लैकिंग रह जाती है बहुत सारी चीज़ों की। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में फिर ये भी देखते हैं कि क्या सेकंड अटेम्प्ट करना फिजिबल है या फिर नहीं है।
क्लियर इतना जितना बड़ा है? ओके, नेक्स्ट है इसके लेवल्स। इसके 2 लेवल्स हैं एक्सप्लोरेशन स्टडीज के। At the first level is the discovery of significant variables in the situation, and at the second the discovery of relationship between variables. Variables क्या होते हैं पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। जो चीजें वेरी करती हैं वो होते हैं वेरिएबल्स। लाइक अगर आप स्टूडेंट्स के ऊपर करना चाह रहे हो उनके नॉलेज को देखने के लिए, तो नॉलेज रिगार्डिंग नर्सिंग रिसर्च सब्जेक्ट ये एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो वेरिएबल होगा वो नॉलेज होगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज वेरी करेगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ऐसी चीजें जो वेरी कर रही होती हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसके 2 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल में हम तो सिचुएशन में वेरिएबल्स क्या है उनको डिस्कवर करते हैं पहले, कि किन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करनी है पहले वो पता करते हैं, और फिर उन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं कि इनमें से कौन वेरिएबल का कितना इफेक्ट हो रहा है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर। अब स्टेप्स पहले हमने पढ़े थे लेवल। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा इसके डेफिनेशन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती क्या है? जो चीजें पहले से क्लियर नहीं होती उनके ऊपर जो दोबारा से रिसर्च की जाती है उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। फिर हमने इसके पर्पस पढ़े। पर्पस में क्या था? न्यू आइडिया को जनरेट करना और रिसर्चर का फेमिलियर होना प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम को प्रिसाइजली फॉर्मुलेट करना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और देखना वेदर इट इज फिजिबल और नॉट फिजिबल। उसके बाद हमने पढ़े लेवल्स। 2 लेवल्स हैं। पहले में वेरिएबल्स को डिस्कवर करते हैं और दूसरे में वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन। अब स्टेप्स क्या हैं इसके? स्टेप्स इसके 3 स्टेप्स हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। ए रिव्यू ऑफ पर्टिनेंट लिटरेचर। एक स्पेसिफिक लिटरेचर को इसमें रिव्यू करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एन एक्सपीरियंस सर्वे। फिर सर्वे किया जाता है। नंबर 3, एनालाइज ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग केस। तो एक सर्वे के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं। रिव्यू ऑफ पर्टिनेंट लिटरेचर, ये फर्स्ट इसका स्टेप क्यों है? क्योंकि हमने कहा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो वाली रिसर्च है जो कि पहले से क्लियर नहीं होती। तो हम पहले लिटरेचर, मैंने आपको बताया कि प्रीवियस जो स्टडीज हुई होती है उसको लिटरेचर कहते हैं। तो इसमें हम स्पेसिफिक लिटरेचर रिव्यू करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी जो चीज़ है वो उसके ऊपर कंप्लीट स्टडी नहीं हुई तो हमने नहीं रिसर्च करनी है। तो उसके बाद सेकंड में हम सर्वे करेंगे और थर्ड में जो रिजल्ट आ जाएंगे उसको एनालाइज करेंगे। स्टेप्स क्लियर हो गए सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप क्लिनिकल प्रैक्टिकल में जो रिसर्च करोगे वो भी डिस्क्रिप्टिव ही होगी। तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Descriptive research क्या है? Is the exploration and description of phenomena in real life situation.
हाँ जी, कुछ लोगों को क्लियर नहीं आई थी पिछली वाली स्लाइड, मैं दोबारा से बता देती हूँ। फॉर एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च के 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ पर्टिनेंट लिटरेचर। पर्टिनेंट मीन्स स्पेसिफिक लिटरेचर, उसका हम रिव्यू करते हैं। तो लिटरेचर क्या है, प्रीवियस जो स्टडी हुई हुई है उस टॉपिक को लेके उसको आप पहले देखोगे, पढ़ोगे, उसका रिव्यू करोगे। सेकेंड स्टेप में आप सर्वे करोगे और थर्ड में आप जो रिजल्ट आएंगे उसको एनालाइज करोगे। तो ये था। ओके, डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हो आप, रियल लाइफ सिचुएशन में चीज़ों को कैसे चल रही हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हो। इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशंस और ग्रुप। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जाने से पहले आपके अभी तक अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप चैट में लिखो। पहले क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर। जिसका जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है वो आप पूछो। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं फिर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम रियल लाइफ सिचुएशन में जो फिनोमेना होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप। Descriptive studies are usually conducted with large number of subjects or study participants in natural setting with no manipulation of situation। हाँ जी, नेचुरल सेटिंग जिस तरह चीजें हैं वो उसी तरह रहेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि डेंगू का जो क्वेश्चन है फिल कराने आते हैं लोग, सर्वे करते हैं, घरों घरों में आते हैं। तो वो आप जिस सिचुएशन में होते हो, जिस सेटिंग में होते हो, उसी सेटिंग में ही आपसे आंसर लेके जाते हैं। उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, मीन्स के वो आपको पहले आपसे चीजें पूछते हैं, उसके बाद आपको नॉलेज देते हैं। अगर आप कुछ गलत बताओ तो पहले से आपको चीजें नहीं बताते, आपकी नॉलेज के साथ मैनिपुलेशन नहीं करते। जिस तरह से सेटिंग में चीजें पड़ी होती हैं उनसे वैसे ही डाटा लेने को कहते हैं कि स्टडी पार्टिसिपेंट से नेचुरल सेटिंग में डाटा लिया विद नो मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन। जस्ट लाइक अगर मैं आपके पास आऊँ और आपसे मैं किसी चीज की नॉलेज के बारे में क्वेश्चन करूँ, मेरे पास सपोज ले लो कि आईवी कैनोलेशन के ऊपर नॉलेज को देखने के लिए क्वेश्चन है। तो आपकी क्लास जैसी बैठी होगी वैसे ही बैठी होगी, मैं आपकी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करूंगी और आप लोगों से डाटा ले लूंगी। उसके बाद मैं आपको नॉलेज दूंगी कि किस तरह से आईवी कैनोलेशन करनी चाहिए। तो वो मेरी हो जाएगी, जो मैं आपको नॉलेज दूंगी वो मैनिपुलेशन हो जाएगी जो मैंने की बाद में। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, जैसे चीजें चल रही होती है नेचुरल सेटिंग में वैसे ही चीजों से डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। Through descriptive studies, researchers discover new meaning, describe what exists, determine the frequency with which something occurs, and categorize information in real-world settings। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में रिसर्चर जो है वो न्यू चीज़ें डिस्कवर करते हैं, जो पहले से चीज़ें मौजूद होती हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। डिटरमिन दी फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। लाइक अगर मैंने आपकी क्लास से डाटा लिया आईवी कैलिब्रेशन के ऊपर, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज में डाटा आ जाएगा कि 20 लोगों को नॉलेज थी, 25 लोगों को नॉलेज नहीं थी।
तो ये फ्रीक्वेंसी में वो चीज़ें बता देते हैं। एंड कैटेगराइज इंफॉर्मेशन इन रियल वर्ड सेटिंग, रियल वर्ड में जैसी चीज़ें थी वैसी उसका रिजल्ट आ गया विदाउट एनी मैनिपुलेशन। लाइक आप जब रिसर्च करोगे, आप भी लोगों से डाटा कलेक्ट करोगे, तो आप उनको कोई नॉलेज नहीं दोगे। आप जैसे उनके पास नॉलेज थी वैसी ही रहेगी और आप उनसे डाटा ले आओगे, तो ये होगा विद नो मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन और नेचुरल सेटिंग में। आप किसी लैब में जाके उनसे चीज़ें नहीं लोगे, आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, वो लैब सेटिंग आ जाएगी। आपने नेचुरल सेटिंग में जाना है और नो मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन में डाटा कलेक्ट करना है। क्लियर? इसकी 3 टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव की, ऑब्जर्वेशनल, केस स्टडी और सर्वे। ऑब्जर्वेशनल में क्या करते हैं, डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग द पार्टिसिपेंट। इसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं, व्यू करना, रिकॉर्ड करना। केस स्टडी, केस स्टडी में डिफाइंड एज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें इन डेप्थ करते हैं, जैसे कि एक ही, तो इसमें या तो एक इंडिविजुअल ले लेते हैं या ग्रुप ले लेते हैं, उनको एक ही डिजीज में। लाइक आप केस स्टडी करते हो, आपने अपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में कुछ असाइनमेंट्स भी की होंगी केस स्टडी की, तो एक ही डिजीज लेके उसके इस केस को थोरोली स्टडी करते हो, हर एक चीज के बारे में देखते हो प्रॉब्लम्स के, तो केस स्टडी वही है। सर्वे क्या है, डिफाइंड एज अ ब्रीफ इंटरव्यू और डिस्कशन विद एन इंडिविजुअल अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो सर्वे जैसे मैंने आपको बताया, डेली का सर्वे किया, वो एक ही टॉपिक होता है, उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है इंडिविजुअल्स के साथ, उसको सर्वे कहते हैं। तो ठीक है, आज का इतना ही था। अभी नेक्स्ट आपकी क्लास होगी 12 से 1, बाकी टाइप्स हम उसमें पढ़ेंगे। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। ओके, ये वाली स्लाइड में रिपीट कर देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव में तीन तरीके हैं जिनसे रिसर्चर जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करता है। ऑब्जर्वेशनल, केस स्टडी और सर्वे, ये तीनों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप हैं। ऑब्जर्वेशनल में जस्ट ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है कि ऑब्जर्वेशनल। इसमें सपोज आप कोई चेकलिस्ट ले लेते हो और आप जाके वहाँ लोगों को उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग खुद ही ऑब्जर्व करते हो कि लोग उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो उसको पता नहीं होता कि आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है। केस स्टडी में जैसे केस स्टडी है, एक ही केस के ऊपर डीपली स्टडी की जाती है, और सर्वे में एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाती है। तो ये हो जाता है। ओके। और आप लोग ये स्लैम मैंने आपको बताया था कि वहाँ से जाके आप अपना ये लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आप सारे स्टूडेंट्स को एनरोल कर लिया। स्लैम पे जाके आप अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट 12 बजे।